वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अभिजीत मिश्रा चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे लगभग 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जो कि आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी परीक्षा उपयोगी वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। एक बात और दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब पे सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं तो इसका सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन दिखता है उस पर भी क्लिक जरूर किया करें ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किए जाए तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा? तो यह ना तो कीमत अक्ष और ना ही परिमाण अक्ष को। इकाई लोचदार यानी यूनिट इलास्टिक उस लोचकता यानी इलास्टिसिटी के विकल्प के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें मूल्य में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन मात्रा या परिणाम में एक समान प्रतिशत परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में मूल्य में कोई भी परिवर्तन चाहे वह अधिक हो या कम, ठीक उसके समान ही परिमाण में प्रतिशत परिवर्तन कर देता है। हालांकि इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र यानी यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व ना तो कीमत अक्ष यानी प्राइस एक्सिस और ना परिमाण अक्ष यानी क्वांटिटी एक्सिस को ही स्पर्श करता है। तो यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बलदार मांग वक्र होता है? तो यह अल्पाधिकार यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें कुछ उत्पादक का नियंत्रण रहता है। बलदार मांग वक्र की अवधारणा के प्रतिपादक पॉल स्वीजी हैं। अगला प्रश्न है समाविष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन जिस पुस्तक पर केंद्रीभूत है उसका लेखक कौन था? तो उसका लेखक प्रो.जे.एम. कीन्स था। प्रो.जे.एम. कीन्स की सर्वश्रेष्ठ कृति रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत प्रायः आधुनिक समिष्ट अर्थशास्त्र की स्थापना के रूप में देखा जाता है। समिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट बाजार नीति बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निष्पादन, संरचना, व्यवहार और निर्णय क्षमता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या 100 है। संघीय सूची या सूची 1 में 100 विषय शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 11 में दिए गए इस सूची में अंकित सभी विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन विषयों पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है। यह सूची 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में दी गई है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो सर्वाधिक सशक्त पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम को 9 मराठा पेशवाओं में से सबसे प्रभावशाली माना जाता है। उन्होंने मध्य भारत और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बाजीराव ने दिल्ली पर 1738 में धावा बोला था, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो द्विदलीय पद्धति यूएसए में पाई जाती है। एक द्विदलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है
जहां सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पार्टी पद्धति एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उसके सभी निर्वाचित सरकारी सदस्य सिर्फ दो बड़ी पार्टियों से संबंधित होते हैं, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वर्ण क्या है? तो खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले विलय रुगई है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अमाशय के भीतरी स्तर वलनों से भरे होते हैं जिन्हें रुगई या जठरीय मोड कहा जाता है। बड़े निवाले के अनुरूप रुगई अमाशय को फैलने की व्यवस्था करता है और पाचन के दौरान भोजन को घुमाने के लिए पकड़ बनाने में सहायता करता है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, उसका नाम क्या था? तो उस अधिनियम का नाम नियामक अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन सम्मिलित कर लिया गया। तो यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? तो यह लैटेराइट मृदा है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। सभी प्रकार की मृदाओं में लैटेराइट मृदा सर्वाधिक अपक्षीण और अनुर्वर होती है। तीव्र निक्षालन और न्यून क्षारक विनिमय क्षमता के कारण लैटेराइट मृदा सामान्यतः अनुर्वर होती है। फसल उत्पादन की दृष्टि से इस मृदा का महत्व काफी कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? तो वनस्पति की कमी वर्षा की कमी के कारण होती है। रेगिस्तान का बंजर भूमि होता है जहां अल्प मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण वहां का वातावरण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के प्रतिकूल होता है। वर्षा की कमी या अपर्याप्त वर्षा रेगिस्तान के वनस्पतिहीन होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो सिरोको तूफान की सही दिशा सहारा से भूमध्य सागर है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। सिरोको एक गर्म शुष्क तथा रेत और धूल युक्त हवा होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इटली में इसका नाम सिरोको, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली और स्पेन में लेवक नाम से इसे पुकारा जाता है। तो यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बहुत से तृणों की पत्तियां बलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्योंकि? तो इसलिए क्योंकि उनमें विशेष आवर्ध तत्व कोशिकाएं होती है। बुलिफॉर्म कोशिकाएं एक बड़ी और बुलबुला आकार की अधिच्मीय कोशिका है जो कई प्रकार के तृणों की ऊपरी सतह के पत्तों पर पाई जाती है। इन कोशिकाओं के स्फीति परिवर्तन से पत्तियां बलित और अनवलित होती है। इस प्रकार यह जल हानि को नियमित करते हैं। तो यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडक स्तनी है?
तो इसमें अंडक स्तनी बतख चोच यानी डक बिल्ड प्लेटिपस है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। प्लेटिपस, जिसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है, एक अर्ध जलीय अंडा देने वाला स्तनधारी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मोनोट्रेम्स प्रजाति के 5 प्रजातियों में से एक है। यह ऐसा स्तनधारी है जो बच्चा जनन के स्थान पर अंडे देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण की घटना उस समय घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को अंशतः या पूर्णतः ढक लेता है। यह घटना सिर्फ अमावस्या के दिन होता है जब सूर्य और चंद्रमा कंजक्शन में होते हैं। अगला प्रश्न है, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। इसके नाम की उत्पत्ति बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से हुई है, जो वर्ष 1975 में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, मेंढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो मेंढक के वृक्क मध्य वृक्क प्रकार के होते हैं। मेंढक में मीजोनेफ्रॉन्स एक कार्यात्मक वृक्क है जो भ्रूणीय अवस्था से एडल्ट अवस्था तक रहता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई है। इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस को मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण समारोह है जिसका आयोजन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में की जाती है। यह आंदोलन वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री कुलपति डॉक्टर KM मुंशी ने किया था, यानी इसमें बी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए pH मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। pH मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका उपयोग pH किसी द्रव के एसिडिटी या एल्केलिनिटी को मापना है। एक विशिष्ट pH मीटर में एक खास मेजरिंग प्रोब या एक गिलास इलेक्ट्रोड लगा होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर से संबंध होता है। यह pH रीडिंग को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इनमें डिज़राइली ने स्वीकार किया था। कंजर्वेटिव सांसद बेंजामिन डिज़राइली ने ब्रिटिश संसद में स्वीकार किया था कि सन 1857 में भारत में विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वह ब्रिटेन का प्रभावशाली सांसद भी था तथा 1868 एवं 1874 से 1880 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी
सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसमें गंगा नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। गंगा बेसिन का पूरा अपवहन तंत्र मुख्य रूप से भारत के 8 राज्यों के अंतर्गत आता है। भारत में कुल संचित क्षेत्र का लगभग 47% भाग अकेला गंगा बेसिन में स्थित है। तो यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति मेमनून हुसैन हैं। मेमनून हुसैन को 30 जुलाई 2013 को पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। इन्होंने सितंबर 2013 में आसिफ अली जरदारी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और वर्तमान में अभी भारत के राष्ट्रपति वह रामनाथ कोविंद है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद हावर्ड बेकर था। नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार के सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक तथा साउथ ब्लॉक के भवनों की डिजाइनिंग विख्यात ब्रिटिश वास्तुविद हावर्ड बेकर ने की थी। इस डिजाइनिंग में मुगल तथा राजपूताना शैलियों का प्रयोग किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक में मुख्यतः वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय स्थित हैं तथा साउथ ब्लॉक में प्रतिरक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री सचिवालय है। तो यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 2013 में सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए टैगोर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो 2013 में सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए टैगोर पुरस्कार के लिए जुबिन मेहता का नाम चयन किया गया। तो यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 सितंबर 2013 को सांस्कृतिक सद्भाव में उत्कृष्ट योगदान के लिए जुबिन मेहता को टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया। जुबिन मेहता एक पाश्चात्य क्लासिकल संगीत ग्रुप के संचालक हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून या संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? तो राज्यसभा ने 26 अगस्त 2013 को विवाह कानून या संशोधन विधेयक 2012 को पारित किया था। राज्यसभा ने भव्य बोर्ड द्वारा 26 अगस्त 2013 को विवाह कानून या संशोधन विधेयक 2012 को पारित किया था। इस विधेयक में हिंदू विवाह कानून 1955 और स्पेशल विवाह कानून 1954, जिसमें विवाह बंधन को अशुद्धारी ब्रेक डाउन के लिए तलाक का आधार माना गया है। यह कानून संशोधन किसी महिला को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार भी उपलब्ध कराता है। तो अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का। सकल घरेलू उत्पाद देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी दी हुई समय अवधि में अंतिम तौर पर उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न है, किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो इसमें लांगकाय और रूस का मिलान सही नहीं किया गया है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। लांगकाय या केंट सिटी स्कूल
डिस्ट्रिक्ट ओहियो अमेरिका में है, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है? तो भारत के 9 राज्यों से समूह तटरेखा संलग्न है। भारत के 9 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में समुद्र तटरेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन 17 अगस्त 1947 को किया था। तो यानी इसमें सी ऑप्शन सही है, रैडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें? तो थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है और इसका पारद का क्वथनांक भी उच्च होता है, पारद का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें फुल डुप्लेक्स डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। फुल डुप्लेक्स यानी टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमिक यानी रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो यह रजत क्लोराइड के गुणधर्म होता है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग होने का गुणधर्म होता है। क्लोरीन से सिल्वर में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण सिल्वर का क्रिस्टल बनता है जो अपारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो वह NO2 विसर्जित करते हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड विसर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने INS सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी 2006 को यात्रा की थी। तो यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, जो कि एक श्रृंगी राइनो के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीतने वाले 3 देश क्रमशः है? तो इसमें पहला है चीन, दूसरा है USA और तीसरा है रूस। तो यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। देखें तो चीन के पास 51 स्वर्ण पदक हैं, अमेरिका के पास 36 स्वर्ण पदक हैं तथा रूस के पास स्वर्ण पदक हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2017 से 2022 तक। 2022
12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 2017 है। इसी प्रकार 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 से 2022 होगी। अगला प्रश्न है, किसानों की कुल संख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो किसानों की कुल संख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स का संस्थान आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन नहीं है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी में उनका शासन था। बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश ने ही की थी, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है एवं प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्म पुरस्कारों में सबसे कम दर्जे का सम्मान पद्म श्री में है, तो यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो वर्षा जल संग्रह के संबंध में इसमें बी ऑप्शन गलत है, यानी यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। जल संरक्षण से वाटर टेबल में वृद्धि होती है, जिससे बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सहायता मिलती है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल नारियल, काली मिर्च और रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती? तो इसमें ब्रह्मपुत्र भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर में रक्सताल झील से होता है, जो तसांगपो नाम से चीनी भागों में बहती है। अगला प्रश्न है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो इसमें सी ऑप्शन का सही मेल नहीं है, यानी विक्रमादित्य चैतन्य। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। चैतन्य महाप्रभु का काल 1486 से 1533 ईस्वी था, जबकि विक्रमादित्य का काल 380 से 414 ईस्वी था। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन जो है उसका मेल सही नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटे के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।